बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट, दिस इज मेहताब आलम, योर कमेंटेटर। एंड बच्चा यहाँ पर आज बात करने वाले कि नवंबर मंथ एंड होने वाला है और हमारे माइंड में एक थॉट तो आ जाता है कि भाई क्या सर यहाँ तक हमने साल भर पढ़ाई कर ली, बट उसके बाद माइंड में थॉट आ रहा है कि क्या 95% लाना पॉसिबल है, या यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, किन चीजों पर फोकस होना चाहिए कि हम अपने 95% प्लस मार्क्स को लेकर के यहाँ पर जो थॉट चल रहा है उसको आप अचीव कर पाए। इट तो मैं यहाँ पर बच्चा आज इस सेशन में बात करने वाला हूं कि कैसे पॉसिबल है कि आप 95% अबव लेकर के आ पाओ ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में, ओवरऑल परसेंटेज की हम यहाँ पे बात करें। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यानी कि भाई सीबीएसई हो गया, आईसी हो गया, या महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर बोर्ड 2026 की बात की जाए 90 डेज मास्टर प्लान, स्कोर 95% इन कॉमर्स, गारंटी स्ट्रेटेजी। भाई सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर लोगे डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे जो भी आपके थॉट्स हैं। भाई 95%, कुछ बच्चों का 90% अबव होता है, बट मैक्सिमम अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर आगे बढ़े ताकि आप उसको बहुत सारे एफर्ट्स लगा करके अचीव कर पाओ। सो यहाँ पे वी कैन से दैट नॉट हार्ड वर्क, स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक वर्क। बहुत सारी बात होती है कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी को हम सुनने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो मैं आज बात करूंगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में बताऊंगा, एंड द थिंग इसकी थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपको बताऊंगा, ना कि ये बोलूंगा कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहला थॉट आ रहा है, यू डोंट नीड 12 आवर्स, यू नीड अ सिस्टम। बेसिकली बहुत सारे बच्चों के माइंड में थॉट आता है कि सर जब आएंगे यहाँ पर तो बोल देंगे 12 घंटे पढ़ाई करूँ 95% आ जाएंगे। भाई इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ पे ये बताने आया कि भाई 12 घंटे पढ़ाई करो तो आ जाएगा। सक्सेस का फॉर्मूला बस होना चाहिए, आपको ध्यान रखिए, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड करेक्ट कंटेंट इज इक्वल टू 95%। इज इट? और आप ये बोल सकते हो कि जब हम क्लैरिटी पे काम करते हैं, हम कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं, हम करेक्ट आंसर्स या करेक्ट कंटेंट पे काम करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। एक और सी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा और मैं बोलूंगा एक सी और ऐड कर लीजिए भैया, कॉन्फिडेंस। ठीक है? और कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले ही थॉट क्लियर हो जाती है कि भाई मेरे 95% मैं लेके आ सकता हूं, और एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी। इज इट? ऐसा नहीं कि भाई एग्जामिनेशन देने के बाद आप बोल रहे हो, एग्जामिनेशन से पहले ही आपके माइंड में थॉट आना है कि भाई 95% जो मैंने सोचा है वो मैं अचीव कर लूंगा। और वो कैसे होगा? तो कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करके बच्चा। यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि मोस्ट स्टूडेंट वेस्ट months trying to random strategies and board stopper follow a fixed pattern every 90 days and this video gives you the exact blueprint। बच्चा तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि भाई हिट एंड ट्राई लगाते रहते हैं, इस मंथ ये सोचूंगा, ये करूंगा, कर नहीं पाते, कुछ चीजें कर पाते हैं, फिर वो लगता है यार गलत है, गलत स्ट्रैटेजी थी, नेक्स्ट मंथ में कुछ नया करूंगा। तो अगर आप बार बार हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर रहे हो, हिट एंड ट्राई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो कि लगाते हैं देखते हैं रिजल्ट मिलेगा, आपके इतना टाइम नहीं है। आपको एक स्ट्रैटेजी फिक्स बनानी फॉर द 90 डेज एंड उसके बाद आपको एनीहाउ भी फिर आपके जो गोल है और उसको अचीव कर रहा है किसी भी हाल के अंदर। यहाँ पे अगर आपने मंथ वेस्ट कर दिया तो कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने का, अगर वो इंप्लीमेंट होने के बाद आपको पता चले कि वो स्ट्रैटेजी खराब है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा बच्चा, डेली टारगेट्स आपको सेट करने पड़ेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे होनी चाहिए, क्या फैक्टर्स होने चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी के, क्या आपके डेली टारगेट्स क्या होंगे, वीकली रिवीजन साइकिल क्या होगा, और मंथली मास्टरी टेस्ट क्या किस तरह से होगा। इन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए जो भी आप जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पर हमने बोला बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर मैंने बोला द 90 डेज टाइमलाइन क्या होना चाहिए, पहला फेज क्या होगा, सेकंड फेज क्या होगा, थर्ड फेज क्या होगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे बच्चा फेज 1 में आपको समझाऊंगा। यहाँ से अगर हम 90 डेज की बात करते हैं, ऑलमोस्ट अभी हमारा कुछ टाइम नवंबर का बचा हुआ है, एंड द थिंग्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर मंथ पूरा है, दैन जनवरी मंथ पूरा है, और फेब को भी हम थोड़ा सा मान के चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 80-90 डेज हमारे पास अवेलेबल है, इसको लेकर के हम टारगेट बनाए। तो वही फर्स्ट 30 डेज यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, finish 100% NCERT theory plus eco BST, finish 60% of accountancy practical chapters and make short notes 1 page per chapter। यानी कि आपका जो दिसंबर नवंबर का जो टाइम बचा हुआ है तो उसमें आपको ये कोशिश करना है कि आपका कॉन्सेप्चुअली पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मतलब आपका फेज 1 कंप्लीट होगा तभी आप फेज 2 में आगे मूव कर पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है, आपकी एनसीईआरटी ही आपने नहीं पढ़ी है, आपके 60% जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले चैप्टर अकाउंटेंसी वगैरह यही आपकी कंप्लीट नहीं है, तो शायद आप आगे जब रिवीजन करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हर्डल होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आप नहीं अचीव कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहला फेज आपको कंप्लीट करना है आपके 30 डेज के अंदर। इन 30 डेज पे मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव चलना है। अब इसके हिसाब से आप कितना ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसके हिसाब से आपके टाइम आवर्स जो है ना वो डिसाइड होंगे। अगर आपने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपको रिवाइज करना है तो बेस्ट है। अगर आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है तो आप उस पर ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आवर्स आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होंगे। देन फर्स्ट फेज जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका बोला जा रहा है 31 से लेकर 60 डेज में हाई लेवल प्रैक्टिस, यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो हमारा फोकस होगा, अगर हमें 95% अबव जाना है तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस एनी हाउ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है? तो हमने बोला भाई सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 10 इयर्स, हम एटलीस्ट 10 इयर्स यहाँ पर मैक्सिमम बोल रहे हैं,
और मिनिमम किसी भी हाल में अगर आप 5 साल के पेपर्स नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बनते हुए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब बनते क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। एंड द थिंग इसके साथ साथ में प्रॉब्लम होता है कि टाइम पे पेपर कंप्लीट ना हो पाना, इज इट? तो इन सब चीजों से बचना है तो भाई एटलीस्ट 5 और मैक्सिमम 10 पेपर तो आप लगा सकते हो। दैन टेक वीकली टेस्ट, आपको वीकली टेस्ट अपना रखना है। देन उसके बाद बच्चा फिनिश रिमेनिंग अकाउंट चैप्टर्स, मेक इरर नोटबुक। यानी मैंने आपको फर्स्ट 30 डेज में 60% अकाउंट्स करने के लिए बोला था, तो जो आपका 40% और अकाउंटेंसी बचेगा वो आप अपने सेकंड फेज में कंप्लीट कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी ये थॉट क्रिएट होना चाहिए कि भाई मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूं और मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना है, ये पूरा प्लान आपके माइंड में होना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चा थर्ड फेज क्या हो जाएगा, तो भाई थर्ड फेज हम मानेंगे रिवीजन प्लस पेपर सॉल्विंग। देन 15-20 डेज सैंपल या 15-20 सैंपल पेपर बोला जा रहा है, तो इसको भी आप अपना मिनिमम रख लीजिए, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10-15-20, आपके पास जितना टाइम है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे हो गई है। अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और पेपर सॉल्व करना है और उसकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। 100% आंसर प्रेजेंटेशन पॉलिश एंड मेमोरी रिटेंशन थ्रू 3-4 फुल रिवीजन। तो भैया यहाँ पर माइंड मैप्स आ जाएंगे, जो आपने वन पेजर बनाए हुए हैं वो वन पेजर लेकर के आप एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, माइंड मैप्स के साथ कर सकते हो, या आपकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से आपको लगता है चीजें आप भूल रहे हो वो वाली चीजों को आप रिकॉल कर सकते हो। तो थर्ड फेज होना चाहिए सिर्फ रिविजन एंड पेपर सॉल्विंग, इज इट? तो ये 3 फेसेस पे आपको आपकी स्ट्रैटेजी रेडी करनी है, आज से रेडी करनी है। अगर आप इस पे डिले करते हो तो डेफिनेटली आप अपने मार्क्स को थोड़ा सा, आप अपने गोल को धीरे धीरे करके नीचे लेके आने लगोगे। पहले आपने 95% सोचा, आप सोचोगे 90 अबव आ जाए, फिर थोड़े टाइम बाद सोचोगे 85% अबव आ जाए, इतना तो बेस्ट है। तो भाई अपने ऑब्जेक्टिव को कम करने के बजाय आप कोशिश करो, आपके एफर्ट्स को आप इंक्रीज करो, ठीक है? सो यहाँ पे इन चीजों पे फोकस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हम बोलेंगे भाई सब्जेक्ट वाइज आपको किन बातों का ध्यान रखना है। भाई ऑल दो मैंने यहाँ पर बोला है कॉमर्स में 95% लाना है, तो भाई ऑब्वियस है 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएससी। तो व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी बच्चा, स्कोरिंग बूस्टर आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस भी आएगी एंड थ्योरी भी क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 250 लिखा हुआ बट मैं इसको 50 रिड्यूस कर देता हूँ, 50 क्वेश्चन पर चैप्टर मिनिमम। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन। अभी इस 50 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि पूरे 4 नंबर वाले क्वेश्चन करें, 6 नंबर वाले क्वेश्चन करें। भाई एमसीक्यूज कर लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लो, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लो, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस करो, और ये 50 क्वेश्चन पूरे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने। कुछ क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये टारगेट बनाएंगे कि सॉल्व फुल फॉर्मेट पेपर एवरी वीकेंड। तो एटलीस्ट आप ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर लगाए अकाउंटेंसी का, खास तौर पे भाई, तो पूरा पेपर आपको एक बार में लगाना है, ठीक है? 3 आवर्स में आपको, यानी 180 मिनट्स के अंदर आपको पूरा कंप्लीट पेपर लगाना है। अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका पेपर छूट जाता है। इसीलिए अगर पेपर ना, आप चाहते हो कि पेपर ना छूटे और हम इस लूपहोल में ना फंसे, तो हमें एटलीस्ट पहले से ही जो पेपर्स हम लगा रहे हैं हम उसको ऐसा ना करें सुबह थोड़ा लगा लिया, दिन में थोड़ा लगा दिया, रात में लगा लिया, ऐसा नहीं। एक सेटिंग 3 आवर्स की होनी चाहिए और आप पूरा प्रेजेंटेशन के साथ पेपर सॉल्व करो कि यार 3 घंटे में अगर सेम पेपर मेरे बोर्ड्स में आता तो मेरे कितने मार्क्स आते, या मेरा कितना टाइम जाता, या मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वाइल प्रिपरेशन जर्नी, इज इट? कि प्रिपरेशन जर्नी के अंदर, इज इट? नेक्स्ट हम बोलेंगे भाई इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी लाइंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगर इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी छोड़ के जाते हो, अगर आपने सपोज करो एनसीईआरटी छोड़ दिया है, तो इट मींस कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के मार्क्स दे देते हैं, जहां पे बहुत टाइम नहीं लगता, जहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते, वो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, जो कि बहुत 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 ज्यादा दुखदाई होता है भाई। तो इसलिए इससे बचना है तो एनसीईआरटी को पढ़ना चालू कर दो। इकोनॉमिक्स में तो खास तौर पे भाई किसी भी हाल में इकोनॉमिक्स के कोई बॉक्स मत छोड़िएगा, जितने बॉक्सेस होते हैं, जितने फॉर्मेटिंग होती है, जितने भी आपको वन लाइनर्स होते हैं, वो सारा पढ़ के जाओ, ताकि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो डायरेक्टली या तो होते हैं तो विद इन 10 सेकंड हो जाता है, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी चीजें ना है आपके एग्जामिनेशन में, ऐसी प्रॉब्लम आप ना फेस करो। दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बोल दिया है कि भाई आपको किसी भी हाल में एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है। देन प्रिपेयर फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें आप फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बना करके याद रख सकते हो, जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मुलाज, नेशनल इनकम के फॉर्मुलाज हैं। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इकोनॉमिक्स के आंसर्स को मार्क करने में या आंसर्स लिखने में, वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है अगर आपने अपनी जो प्रिपरेशन है या अपने कॉन्सेप्ट को अगर आपने डायग्राम या फ्लो चार्ट के बेसिस पे आपने रिकॉल किया हुआ है या रिवाइज कर रहा हो, ठीक है? देन पीवाईक्यूज के 70% पेपर पैटर्न क्लैरिटी, तो ये ध्यान रखिएगा पीवाईक्यूज आपने लगा लिया, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो पेपर्स अगर आप लगाते हो तो आपको 70 to 80% का क्लैरिटी मिल जाता है भाई, किसी भी हाल में कि मैं एग्जामिनेशन में पहुंच रहा हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं, तो एनी हाउ भी पेपर सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का भी, इज इट? दैन बच्चा हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज में, तो भाई हॉट प्लग केस स्टडी मार्क बूस्टर। तो मैं आपको बोलूंगा बिजनेस स्टडीज में
बोर्ड्स में खास तौर पे हर तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आता है, और केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स। तो जब भी आप पढ़ाई करोगे आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे कीवर्ड अपने रेडी कर लेने हैं, इज इट? तो हमने क्या बोला, यूज कीवर्ड प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के, डेलीगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के, और वाइल स्ट्रक्चर द आंसर, इंट्रो, कॉन्सेप्ट एंड केस कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि बिजनेस स्टडीज में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस स्टडीज में आपको पता है कि आपका मैक्सिमम पेपर का जो वेटेज है वो केस स्टडी बेस्ड है, इज इट? तो जब हम लोग बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम कर रहे हैं बच्चा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी केस स्टडी का पहले इंट्रो लिखना है, जो आपने पढ़ा है इंट्रो आपके पास अवेलेबल होगा। देन वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चा आपका, जब भी आप आंसर करो 6 नंबर का 4 नंबर का, तो आप इस फॉर्मेट पे आंसर करो, इंट्रो लिख दो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। मान लेते हैं हमने केस स्टडी पढ़ा और हमें लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो आप कॉन्सेप्ट मार्क कीजिए डिसेंट्रलाइजेशन, देन उसके बाद आपको केस को एनालाइज करना है, या केस लिख दो या एनालिसिस लिख दो कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मान लो कोई प्लानिंग का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कॉन्सेप्ट इस केस के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, एनालिसिस किया, और लास्ट में कंक्लूजन। आपने लास्ट में क्या दे दिया, कंक्लूजन, जो आपसे पूछा जा रहा था। मान लो कि कोई केस स्टडी बताई गई थी कि मिस्टर मोहन ये है और ये ऐसा ऐसा करना चाहते हो, तो आप बताइए पूरे मैनेजमेंट के फंक्शंस के हिसाब से इसको क्या करना चाहिए, तो कंक्लूजन में आप उसको फाइनल आंसर दे दोगे, ठीक है? तो ये फॉर्मेट अगर आप यूज करते हो अपने केस स्टडी के लिए, आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों एंड बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि भाई आपका वीकली प्लान बनाने में मैं आपको हेल्प कर देता हूं, क्योंकि 95% की बात करें तो ऑब्वियस है स्ट्रक्चर्ड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 12 घंटे वाली बात मैं यहाँ करने नहीं आया हूं। मैं क्या करने आया हूं कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में बात करने आया हूं। तो यहाँ पर बच्चा मंडे टू फ्राइडे मैं आपको एटलीस्ट बोलूंगा, अगर आप तीनों सब्जेक्ट पर डे पढ़ने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 आवर्स तो देने हैं। और आप ये बोल सकते हो कि भाई आप अकाउंटेंसी का टाइम बढ़ा सकते हो, कम से कम 1.5 घंटे का आपका प्रैक्टिस हो जाए, देन नाइट 20 मिनट्स का रिवीजन हो जाए। या अगर आप 2 सब्जेक्ट फॉलो करते हो बच्चा, तो 2 सब्जेक्ट में 1.5 से 1.5 घंटा आप मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, देन उसके बाद 1 से 1.5 घंटा अपने प्रैक्टिस के लिए। ये आपके 3.5 से 4 घंटे का मैंने आपको टाइमर बता दिया। लास्ट में सोने से पहले 20-30 मिनट्स रख लो भाई, कोई भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उठा करके आप रिवाइज कर लो, इज इट? या 1 पेजर अवेलेबल है तो 1 पेजर रिवाइज कर लो। तो ये मंडे टू फ्राइडे आपका ऐसा चलना चाहिए कि हम हर दिन अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तीनों पढ़ रहे हो रेडी रेगुलर बेसिस पे, तो वी कैन से दैट कि 1-1 घंटा तो मिनिमम होना चाहिए। और अगर 2 पढ़ रहे हो तो 1.5 आप लेके चलिए, और फिर उसमें आपको अल्टरनेट डेज में, यानी इको या बिजनेस को आपने 1 दिन रख दिया और 3 दिन अकाउंट्स रख दिया, 2 दिन इको रख दिया, तो सिंपल सी बात है, वो आप अपना रेडी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका दिन कैसा जाता है, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है? देन बच्चा वी कैन से सैटरडे आपका ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए। तो सैटरडे को सैंपल पेपर अकाउंट्स को बीएसटी रोटेशन पे, किसी दिन अकाउंट्स को लगा लिया, किसी दिन अकाउंट्स बीएससी लगा लिया, किसी दिन अकाउंट्स लगा लिया, या किसी दिन बीएसटी को लगा लिया। तो ये अगेन मैं क्या बोलूंगा, 2 सैंपल पेपर तो एक वीक में होना चाहिए, वो भी कौन सी डेट पे, सैटरडे फिक्स कर लो। संडे लाइट रख सकते हो बच्चा, क्योंकि आराम भी जरूरी है, हर दिन हैवी नहीं रखना। सैटरडे ही आप सैंपल पेपर को दे दो, एंड सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर लिया, बट ये सैटरडे रख लो और उसको रोटेशनल वे पे लेके चलते हो, ठीक है? देन संडे बच्चा फुल रिवीजन ऑफ द वीक एंड रीसेट प्लानर फॉर द नेक्स्ट वीक। तो भैया जो प्लान आपने बनाया था कितना फॉलो कर पाए, क्या लूपहोल्स रहे, क्या इश्यूज रहे, उसको आप अगले प्लान में रिवाइज कर लो, मतलब रिवाइज इन सेंस की ऐड ऑन कर लो, या कुछ ज्यादा पढ़ लिया तो रिमूव कर लो, अगले हफ्ते के प्लान से आपको सेट कर लेना है और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है। ये बाकी आप संडे को लाइट रख सकते हो। अभी नवंबर से दिसंबर मंथ में, जनवरी में फिर हम सारे डेज को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है? सारे डेज को यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई क्लियर बच्चा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 15 मार्क्स एक्स्ट्रा, मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर दिस बच्चा। 15 नंबर आपके कम ज्यादा 15 नंबर का इंपैक्ट आ जाता है, मतलब मैं अगर 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर देने जा रहा हूं तो 10 से 15 नंबर का इंपैक्ट आ जाता है कुछ मेजर चीजों को अगर हमने स्किप कर दिया तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 3 रूल फॉर कॉमर्स आंसर प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग के लिए आपको 3 चीजें एनी हाउ भी पता होनी चाहिए। एंड वो कौन सी चीज बच्चा, हेडिंग प्लस सब हेडिंग प्लस अंडरलाइन कीवर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई आंसर मार्क कर रहे हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो आपका हेडिंग्स, आपका सब हेडिंग क्लियर होना चाहिए, आपका अंडरलाइन कीवर्ड्स आपको मार्क करने, जिससे आपके एडवांटेज बढ़ जाता है, क्योंकि आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। एवरेज मार्किंग नहीं होती फिर 3.5 नंबर, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है 3.5 मिल गए, 3 मिल गए, वो नहीं होता, फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाता है अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो। देन आगे बोला गया डायग्राम्स एंड टेबल्स वेयर पॉसिबल इको और बीएसटी के अंदर। तो बीएसटी में भी जब कोई मान लो सपोज आपसे प्रोसेस पूछ लेगी, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो आप ट्राई करो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग लिखने से पहले एक फ्लो चार्ट बना दिया। क्या बना दिया भैया? फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट में क्या लिखा आपने? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग लिखा, आपने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग लिखा, फिर उसको आपने पहले ऐसे ऐसे बना दिया, 7 स्टेप सारी लिख दी, उसके बाद आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपके आंसर्स को क्या करते हैं, आपके आंसर्स को बेटर रिप्रेजेंट करते हैं एज कंपेयर टू सो मेनी अदर स्टूडेंट्स। तो वो उनको एवरेज मार्किंग हो जाती है, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये जो 10 से 15 नंबर का जो डेंट है ना, जो पड़ता है आपके
जस्ट बिकॉज ऑफ एवरेज मार्किंग पूरा आंसर सही होने के बाद भी, तो इन चीजों से वो मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई अगर बोलता है कि प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, तो मैं डेफिनेटली एग्री कर लूंगा, बट अगेन मैं ये जरूर बोलूंगा कि एवरेज मार्किंग को फुल मार्क्स में कन्वर्ट करवाता है आपका प्रेजेंटेशन। तो ये थॉट क्लियर रखिएगा। आगे बोला जाता है बच्चा कि स्टेप वाइज आंसर इन अकाउंट्स। तो बच्चा ये ध्यान रखो कि अकाउंट्स में स्टेप बाय स्टेप चेक होते हैं क्वेश्चंस। अगर कोई भी सपोज करिए कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है एडमिशन का, जिसमें रिवैल्यूएशन बनना है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल बनना है, जिसमें बैलेंस शीट बनी है और जिसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनने हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उनको पता है कि भैया अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाया आपने तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 नंबर मिलेगा। मान लो पार्टनर्स कैपिटल बनाया आपने तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। वहां पर आपने बैलेंस शीट बनाया तो 2 नंबर और मिल जाएंगे। अगर उनको वर्किंग नोट नहीं दिख रहा तो वो 1 नंबर काट भी लेंगे। तो ये स्टेप मार्किंग होती है। तो हर स्टेप की बेसिस पे आपको समझना है कि जब मैं एक आंसर लिख रहा हूं तो इस आंसर को लिखते टाइम मुझे अगर 6 में से 6 नंबर चाहिए तो मुझे उनको दिखाना पड़ेगा कि वो कहां कहां कैसे कैसे नंबर देना है। और ये चीज आपको पता भी चल जाएगी अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम चेक कर लोगे, देख लोगे कि कैसे वो बेटर तरीके से आंसर को प्रेजेंट करते हैं। देन इवन इफ योर आंसर इज पार्टली करेक्ट यू गेट स्टेप मार्क्स। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा डिबेट होता है इन चीजों पे कि सर अगर मुझे अकाउंट्स का मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा रिवैल्यूएशन सही था, मेरा पार्टनर्स कैपिटल सही था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटा सा मिस्टेक मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, तो क्या मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो भैया फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट द थिंग इज कि आपका रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल सही था, वर्किंग नोट सही थे, तो एटलीस्ट आपको 4.5-5 नंबर मिल जाएंगे 6 में से। ये बात का ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट का सिर्फ 1 नंबर कट जाएगा। तो अगेन बहुत सारे बच्चे अगर ये सोचते हैं कि मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ और मेरे पास टाइम नहीं बचा, मैंने पूरा क्वेश्चन कट कर दिया और एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, तो ये गलती कर रहे हो आप लोग। आपको अगर लगता है कि भाई मेरा पार्टनर्स कैपिटल तक मैंने चेक कर लिया, किसी भी हाल में गलत नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप उसको कट करके मत आ जाना, वहां तक मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। आगे बढ़ते बच्चा, योर हैंडराइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट योर स्ट्रक्चर इज। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, खास तौर पे सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है उसको मार्क्स ज्यादा मिल रहा है, जिसकी हैंडराइटिंग खराब है उसको मार्क्स कम मिल रहे हैं। हैंडराइटिंग पे बहुत ज्यादा नहीं वेटेज दिया जाता, बट हाँ इतना है कि अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो। बट आप स्ट्रक्चर कैसे क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करते हो, जैसे मैंने आपको केस स्टडी का बताया, जैसे मैंने आपको अकाउंटेंसी का बताया, स्ट्रक्चर्ड मैनर में यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर जस्ट बिकॉज इफ यू वांटेड टू गेट इफ यू वांट कि भाई फुल स्कोर अगर आप चाहते हो और पूरे क्वेश्चंस जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आपको लगता है कि 4 में से 4 मिलने चाहिए, 6 में से 6 मिलने चाहिए, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा, कंक्लूड करने से पहले चलते हैं फाइनल 10 गोल्डन रूल टू हिट 95%। 10 चीजें मैं आपको बता देता हूं, ये गोल्डन रूल की तरह आप समझ लो जिसको, कि भाई अगर 95% अबव लेके आना चाहते हो तो एटलीस्ट ये 10 चीजें फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। पहली चीज क्या है भाई, तो स्टडी एनसीईआरटी फर्स्ट ऑलवेज, आपको एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना है। देन फिनिश अकाउंट्स फुली बाय डे 45। तो भैया यहां से लेकर के 45 डेज तक मैं एनी हाउ भी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लो भैया, सबसे ज्यादा मार्क्स रिड्यूस हो जाता है अकाउंटेंसी के अंदर। ओके, देन मेक माइक्रो नोट्स फॉर क्विक रिकॉल। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं साल भर आपको हमेशा ही बोलते रहा कि भाई आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, 1 पेजर बनाना है। जब माइक्रो नोट्स के लिए क्या आ जाता है भाई, तो माइक्रो नोट्स के लिए 1 पेजर आ जाता है कि भाई जितनी चीजें आपको लगता है कि चैप्टर के अंदर टिपिकल है, टफ है, तो उसके लिए आप 1 पेजर बना सकते हो। सॉल्व एमसीक्यू डेली और इको एंड बीएसटी। तो ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू 20 मार्क्स आप सबको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट से हमें मिल जाएंगे, बट वो 20 मार्क्स लेने के लिए ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो एमसीक्यू आप 20 से 25 मिनट का कभी भी सेशन लगा सकते हो अपने बोर्ड्स के लिए। फॉलो वीकली रिवीजन विदाउट फेल। आप जो वीकली प्लान बनाओगे आप कोशिश करो कि आप उसमें फेल ना हो, है ना। हमने सोचा तो बहुत कुछ था, कर कुछ नहीं पाए, ऐसा ना हो भाई। नहीं कर पाए तो भाई कहीं ना कहीं एनालाइज करो क्यों नहीं कर पाए, क्या पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ काम था वो कर लिया, तो भाई क्या नेक्स्ट वीक भी वही करने वाले हो? अगर आप एनालिसिस नहीं करो और आपको लगता है ठीक है ना 1 वीक हो गया, अगले कल से पढ़ाई करूंगा, नेक्स्ट वीक से पढ़ाई करूं, ये नहीं होता भाई, कभी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं और कब एग्जामिनेशन आ जाता है और आपका प्लान सिर्फ माइंड में ही रह जाता है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो भाई ट्राई करो, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बट अगर रूटीन बनाना है तो स्टार्टिंग 4 दिन खराब जा सकते हैं, बट 5वें दिन 100% अगर आपका माइंड थॉट प्रोसेस क्लियर है भाई मुझे करना ही है एनी हाउ भी, तो भाई 5वें दिन आपकी पढ़ाई हो जाएगी। स्टार्ट करना बड़ी बात होती है, स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू करना उतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो इसीलिए पहले स्टार्ट आज से ही करना है और अभी से ही करना है। ओके, देन बच्चा अटेम्प्ट सैंपल पेपर इन बोर्ड्स फॉर्मेट। तो भैया सैंपल पेपर लगाने एग्जाम में जाने से पहले। देन फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, जैसा मैंने आपको बताया। डोंट स्किप डायग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड डोंट लीव एनी सब्जेक्ट फॉर लेटर। ट्रस्ट द प्रोसेस नॉट द मोटिवेशन। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं भाई, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पूरे सेशन में बताई हैं। लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये बात बोल दूं कि अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, इंस्टेड ऑफ कि सर आ गए और सर ने एक स्ट्रैटेजी बता के मोटिवेट कर दिया तो ऐसा फील हो रहा है सब कुछ हो जाएगा ना भाई। खुद रियलिटी में उसको फॉलो करने की कोशिश करो, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपको प्रोसेस से एक मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा ही बात बोलता हूं भाई
कि बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं कि भाई सर हमें मोटिवेट कर दो, हमें ना मोटिवेट कर दो, हमें ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता दो और हम मोटिवेट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा ना। आपको अब मोटिवेशन आपका खुद का गोल करता है। आपने सोच रखा है 95% मुझे लेकर के आने, तो वो 95% खुद ही एक मोटिवेशन है भाई, कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं आएगा, तो वो गोल आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। प्रोसेस जब आप स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली मेहनत भी होने लगती है, एफर्ट्स भी आने लगते हैं, और बहुत सारी चीज जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो बड़े चेंज आपके अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो भाई क्या सोच रहे हो, फटाफट आज से स्टार्ट करो, प्लान बन जाना चाहिए, और ऐसा प्लान जो फॉलो भी कर पाओ, और जो भी उस प्लान से ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव भी कर पाओ। सो बच्चा, ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, बट इस प्रॉमिस के साथ आपके फिर जुड़ेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन, ताकि जो गोल आपने डिसाइड किया हुआ है उस गोल को साथ में मिलकर अचीव करें। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये जो आपका चैनल है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर एंड आपकी गोल को अचीव करने के अंदर। एंड आपसे ज्यादा खुश यहाँ की सारी फैकल्टीज, सारा मैनेजमेंट खुश हो जाता है जब आप अपना रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं बहुत सारी पढ़ाई करके। इज इट? सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ बच्चा, फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, बट इस प्रॉमिस के साथ कि आगे फिर आऊंगा बहुत सारी बात करने, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के। बट उसके लिए करना क्या है, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि 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 सारी अपडेट, सारी इंपॉर्टेंट सेशंस आपको जल्दी से जल्द मिल जाए एंड आप उसको, उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आपके अंदर लेकर के उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी के लिए नहीं, बाय बाय, टेक केयर।